हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नवंबर के करंट अफेयर्स। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको कई सारे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे और मैं बताते जाऊंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टैटिक क्वेश्चन बनाना होगा तो स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनेस्को से। क्या किया है यूनेस्को ने, आइए पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ दिखाई दे रही हैं। एक है केरला की सिटी जिसका नाम है कोझिकोड और दूसरी सिटी आपको दिखाई दे रही है ग्वालियर, जो कि कहाँ पर है, एमपी में है। तो ग्वालियर बेसिकली आज से नहीं, मिडिवल इंडिया में अगर आप जाएंगे तब से ही ग्वालियर जो है वो म्यूज़िक के लिए, मतलब संगीत के लिए जाना चाहता है। आप लोगों ने अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना होगा, उनमें से एक थे तानसेन। तो तानसेन जी का जो रिलेशन है वो ग्वालियर से ही रहा है और ग्वालियर जो है वो संगीत के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सिटी ऑफ म्यूजिक और इसे आप सिटी ऑफ लिटरेचर की तरह यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में रखा है। क्या है ये लिस्ट, आइए हम बात करेंगे। तो ग्वालियर एंड कोझिकोड ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए यूनेस्को की एक सेपरेट लिस्ट होती है जिसको हम UCCN मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लिस्ट या नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि जो म्यूज़िक को प्रमोट करती हैं, लिटरेचर को, आर्ट को, फोक आर्ट को या डांस वगैरह को, फिल्म सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रमोट करती हैं, उन सिटीज़ को बेसिकली इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो रिसेंटली यूनेस्को ने 55 नई सिटीज़ को अपनी UCCN मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है, जिनमें एक सिटी है ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसे म्यूज़िक कैटेगरी में मतलब सिटी ऑफ म्यूज़िक की तरह इसको शामिल किया गया है। और दूसरी जो सिटी है वो है कोझिकोड जो कि केरला में सिचुएटेड है और लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए इसे जाना जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आद्रे अजोले के द्वारा दी गई है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि प्रेजेंटली यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, यहाँ से आपका बनेगा स्टैटिक क्वेश्चन। और ये तो आपके करंट अफेयर्स के लिए हो गया, क्लियर है। अब कुछ और बातें हम इस UCCN लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो टोटल 55 सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड UCCN की लिस्ट में शामिल की हैं यूनेस्को ने, ठीक है। जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट सिटी जो कि आपके इंडिया से बिलोंग करते हैं वो तो मैंने बता दिया कि ग्वालियर म्यूज़िक की कैटेगरी में और कोझिकोड को लिटरेचर की कैटेगरी में शामिल किया है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बड़े इंपॉर्टेंट शहर के बारे में सुना होगा, रियो दे जेनेरियो, इसे भी लिटरेचर कैटेगरी में शामिल किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। बुखारा क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, काठमांडू नेपाल का काठमांडू इसे फिल्म सेक्टर के लिए, मैं आपको बता दूं मुंबई जो है उसे भी फिल्म सेक्टर के लिए बहुत पहले ही UCCN की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अभी फिलहाल काठमांडू को फिल्म सेक्टर के लिए शामिल किया गया है और उलन बटार इसे भी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपकमिंग अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो UCCN की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होने वाली जो समिट या कॉन्फ्रेंस है वो 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में 2024 में होनी है। कहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा पोर्चुगल में। पोर्चुगल में ये UCCN एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जो 55 शहरों को शामिल किया गया है इस क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में, तो वो सभी के जो डेजिग्नेट हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो गई UCCN की, उसकी थीम क्या डिसाइड की गई है, तो थीम देखेंगे, ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड। अब क्या हो जाएगा, लिस्ट को शामिल करना मतलब इन सिटीज़ को लिस्ट में शामिल करने से क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या इनकी ड्यूटीज़ होगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जिन भी सिटीज़ को यहाँ पे UCCN की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन सिटी ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है, उनके पास कुछ असाइनमेंट्स होंगे, कुछ आपके कमिटमेंट्स होंगे। कैसे कमिटमेंट होंगे, तो आपका जो आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, आप इसको क्या करेंगे, साझा करेंगे, मतलब पार्टनरशिप करेंगे और जिससे हम अपने कल्चर को रिवाइव भी कर सकें। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है उसको हमें प्रमोट करना है और क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में भी ये जो सिटीज है वो काम करेंगी, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सिविल सोसाइटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। मकसद आपको क्लियर हो चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 से रिलेटेड यहाँ पे काम करना है और यहाँ पर 7 कैटेगरीज में सिटीज को अलॉट किया जाता है, जैसे कि क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, मीडिया, मूवी, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूज़िक, क्लियर है। तो म्यूज़िक में ग्वालियर हो गया, लिटरेचर में कोझिकोड हो गया, क्लियर हो गई इतनी चीज़ें।
अब थोड़ा सा और हम स्टैटिक क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या इसके पहले भारत की कोई और सिटीज़ हैं जो यूसीसीएन की लिस्ट में शामिल हुई हैं? तो आंसर है यस। अगर हम नीचे की 2 सिटीज़ मतलब ग्वालियर और कोझिकोड को छोड़ दें तो उसके पहले आप देखेंगे तो जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए 2015 में शामिल किया गया था, वाराणसी को यहाँ पे म्यूजिक के लिए 2015 में, चेन्नई को भी म्यूजिक के लिए 2017 में, मुंबई फिल्म के लिए, जैसे कि काठमांडू को फिल्म के लिए शामिल किया गया है ना, वैसे मुंबई को 2019 में फिल्म के लिए यूसीसीएन की नेटवर्क में शामिल किया था, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019 और श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2021। तो ये पहले भी भारत की सिटीज़ हैं जिनको यूसीसीएन के नेटवर्क में लिस्ट में शामिल किया है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी सारे स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ हमने यहाँ पे देख लिए। अब बात कर लेते हैं आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। क्लियर? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर लेती हूँ अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच के लिए। तो हमने अपने जीए बैच को लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस पीवाईक्यू के साथ कवर कराए जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। इसके अलावा डाउट सेशन जो होगा वो आपका लाइव होगा। पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे वीडियो के साथ साथ। तो कोई भी बच्चा जो 2024 को टारगेट करते हुए किसी भी वनडे एग्जाम में अपियर हो रहा है, इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और जीए अगर आपका वीक है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और परचम के एप्लीकेशन से भी आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस किया जा सकता है। आइए हम बात करेंगे कुछ नई करेंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पर्सन्स हैं। पहले पर्सन है सचिन तेंदुलकर जी और उनका स्टैचू एकदम तैयार हो चुका है और इसे लॉन्च किया जाएगा कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम हम सभी को पता है मुंबई में है और बीसीसी का भी जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम में ही आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड कप जो मैचेस हो रहे हैं तो इंडिया और श्रीलंका के मैच के पहले अगर आप देखेंगे तो ये लाइफ साइज स्टैचू जो है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का, इसको वानखेड़े स्टेडियम में अनवील किया जाएगा। क्लियर है? ये स्टैच्यू आपने देख लिया। अब स्टैच्यू के डिज़ाइनर कौन है? तो इस स्टैच्यू को क्रिएट किसने किया है? प्रमोद कामले ने। प्रमोद कामले जी के द्वारा इसे तैयार किया गया है और एक आर्टिस्ट है कहाँ से? अहमदनगर से। अब बच्चा मैसेज मत करना कि अहमदनगर का नाम चेंज हुआ, ये हुआ वो हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, जब तक अखबारों में नहीं चेंज होगा हम आपको चेंज करके नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में आपको ये पूरी खबर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं जहाँ से भी न्यूज़ लेती हूँ मैं आपको अपने सोर्स आज रिवील कर देती हूँ। तो आप PIB देखिए एक बार। ठीक है, PIB के अलावा आपका इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, द हिंदू के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे कि ये न्यूज़ है। कुछ न्यूज़ प्रिंट से होती हैं, कुछ न्यूज़ आपकी मिंट से होती हैं और कुछ न्यूज़ मतलब जो आपका न्यूज़ ऑन AIR करके आता है ना, वहाँ से न्यूज़ होती हैं और कुछ न्यूज़ कभी कभी DD न्यूज़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग वेरियस सोर्सेज है जहाँ से आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगी। क्लियर? तो आप हिंदुस्तान टाइम्स से ये वाली न्यूज़ पढ़ सकते हैं जहाँ से मैंने इसको लिया है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर जी का जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था वानखेड़े स्टेडियम में खेला था नवंबर 2013 में और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया था। तो वानखेड़े स्टेडियम में जो सचिन तेंदुलकर के नाम का स्टैंड है, उसी स्टैंड के बाजू में बगल में साइड में जो है वो तेंदुलकर जी का स्टैच्यू भी अनवील कर दिया जाएगा। अब अचीवमेंट हम देख लेते हैं कि लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के क्या अचीवमेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत रत्न 2013 में मिला था, पद्म विभूषण 2008 में मिला था, अर्जुन अवार्ड इन्हें 1994 में मिला था। इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट लिया था वो 2013 में लिया था। इसके अलावा इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी है और ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके स्टैटिक का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, ये फोटो देख रहे हैं, कैसी लग रही है? बढ़िया। और इस बच्चे को भी देख लीजिए, 10 साल का बच्चा है ये। इसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, जिसे हम फोटोग्राफी का ऑस्कर कहते हैं, वो मिला है। तो आप सोच रहे होंगे मैम वाइल्ड लाइफ कैसे, यहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ है? अच्छे से देखो, यहाँ पे भगवान या लॉर्ड कृष्णा की स्टैच्यू है
उनका एक बांसुरी या फ्लूट है और इसके पास यहाँ पर देखिए कि स्पाइडर है, दिख रहा है स्पाइडर। तो इस स्पाइडर की पिक्चर क्लिक करने की वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो 10 ईयर ओल्ड बेंगलुरु किड विंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बेंगलुरु के 10 साल के बच्चे ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जैसे ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है या इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली इस अवार्ड को यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब इस बच्चे का नाम क्या है, तो बच्चे का नाम है विहान ताल्य विकास। विहान ताल्य विकास इसका नाम है, जो कि 10 साल के हैं और इन्होंने इस फोटो को क्लिक किया है और इस अवार्ड को यहाँ पर जीता है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं, ये है दीनानाथ राजपूत जी, ठीक है। दीनानाथ राजपूत जी जो कि एक सोशल वर्कर है और इनको अपने सोशल वर्क के कामों के लिए रोहिणी नायर प्राइज दिया जा रहा है। तो रोहिणी नायर प्राइज किसे दिया गया है, तो दीनानाथ राजपूत जी को दिया गया है। 2nd एडिशन था इस प्राइज का और इस प्राइज को बेसिकली जो यहाँ पे सेरेमनी हुई थी तो चीफ गेस्ट कौन थे, NK सिंह। और NK सिंह कौन है, तो NK सिंह आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन 15वें नंबर का जो वित्त आयोग थे उसके कमीशन या चेयरमैन आप इनको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार से स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो चुका है कि NK सिंह जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के, उन्हें यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया गया था। और दीनानाथ राजपूत जो कि एक सोशल वर्कर है, उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, रोहिणी नायर अवार्ड। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में इन्होंने ट्राइबल जो वीमेंस हैं उनके लिए रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में काफ़ी सारे काम इन्होंने किए हैं। और इन्होंने FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप किया था 2018 में। और इन्होंने ट्राइबल वीमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड में आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो कैश अवार्ड कितना है, 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिया जाता है। और ये अवार्ड का 2nd एडिशन था। रोहिणी नायर प्राइज जो है वो बेसिकली रोहिणी नायर के नाम पे रखा गया है, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। तो रोहिणी नायर कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे जिनकी डेथ 2021 में हो गई है, 2021 में हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी पेपर में छपा हुआ है। 2024 में आप जब किसी भी एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक ज़्यादा है, इसको स्टार बना लेंगे। हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2034 के बारे में, ठीक है। तो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने बिडिंग से अपना हाथ पीछे ले लिया और बिडिंग करने से मना कर दिया कि वो बिड नहीं करेगा अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप के लिए। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया को राइट्स मिल गए हैं कि वो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। तो फीफा के प्रेसिडेंट है। तो एक और स्टैटिक क्वेश्चन कौन सा हो गया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के कौन है, तो इन्फेंटिनो है। और इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि सऊदी अरेबिया फीफा वर्ल्ड कप 2034 को होस्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2026 के वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो नॉर्थ अमेरिका की जो सिटीज़ हैं, शहर है, USA, मैक्सिको और कनाडा मिलकर इसको होस्ट करने वाले हैं। वहीं अगर हम 2030 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन, इसके अलावा कुछ मैचेस अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे में खेले जाएंगे 2030 में, ठीक है। गिन्नी इन्फेंटिनो का नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हम अबाउट द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड हो गए कि गुड क्वालिटी क्या है, सेटिस्फैक्ट्री क्या है, मॉडरेट, पुअर एंड वेरी पुअर क्या है। तो पुअर मतलब जहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो AQI है वो 200 से 300 के बीच में है, और वेरी पुअर का मतलब 300 से 400 के बीच में है। तो इस वेरी पुअर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ, ठीक है। आजकल एनवायरनमेंट मुद्दा पूरे मार्केट में चल रहा है, तो क्वेश्चन भी एग्जाम में एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैटिक बताने वाली हूँ। पहली बात है कि AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 क्या कहती है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूसली वेरी पुअर मतलब 300 से 400 AQI के बीच में है। क्योंकि अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी कि 301 से लेके 400 अगर AQI है तो वो आपका क्या कहलाता है, वेरी पुअर कहलाता है। तो इस कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू द सफर इंडिया, ठीक है। अभी सफ़र का फुल फॉर्म, यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन सफ़र का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसे किसने डेवलप किया है ये पूछा जा सकता है। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे,
चलिए पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, CNG व्हीकल्स है, इसके अलावा जो VS6 व्हीकल्स हैं वो ही केवल दिल्ली में कुछ दिनों के लिए NCR के एरिया में अलाउ किए जाएंगे, जब तक हम इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही है। अब बात करते हैं व्हाट इज द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक डेटा है जिसको गवर्नमेंट एजेंसी एंड गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं पॉल्यूशन लेवल को दिखाने के लिए कि आपके एरिया में पॉल्यूशन लेवल क्या है, जिससे हम अपने एरिया में पॉल्यूशन लेवल को मेजर कर सकें। अब ये जो AQI रिपोर्ट होती है उसमें वेरियस जो पॉल्यूटेंट हैं उन्हें कवर किया जाता है, जैसे कि PM 2.5 है, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड सो ऑन। इन सारे जो पैरामीटर्स है इनको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। अब ये AQI इंडेक्स को डेवलप किसने किया है, तो आप देखेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर एंड अदर एक्सपर्ट्स। क्लियर। और ये क्या मेजर करता है, तो माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर को ये मेजर करता है, और लोकल जो एयर क्वालिटी है जो हमारे इफेक्ट कर सकती है हमारे हेल्थ को, वो इसके बारे में बताता है। अब यहाँ से एक और स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे, पूछेगा कि इनमें से कौन सा पैरामीटर AQI कवर नहीं करता, ठीक है। तो AQI में बेसिकली कौन कौन से पॉल्यूटेंट है जिनको मेजर किया जाता है, तो PM10 है, PM 2.5 है, ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, O3 है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों जो हैं SO2 और आपका NO2, ये आपके एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अम्ल बारिश एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया, इन सारे 8 पैरामीटर को मेजर करने का काम AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं सफ़र के बारे में, क्योंकि ये जो रिपोर्ट दी है वो हमें सफ़र इंडिया ने दी है। तो सफ़र है क्या, सफ़र का फुल फॉर्म यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र का फुल फॉर्म है, और एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटीज़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र करता है। सफ़र का काम क्या है, मेट्रो सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र करना, और इसे तैयार किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे तैयार किया है, और इंडिया का पहला ऑपरेशनल एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। सफ़र का एक एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम भी तैयार करके देता है, और दिल्ली में से लॉन्च किया गया है। और इसको क्रिएट किसने किया है, तो आप देखेंगे IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, इन सब के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और यहाँ पर कौन सी बॉडी है जो डिसाइड करती है कि एयर क्वालिटी कैसी है, कितनी है, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, या फिर क्या यहाँ पे हमें प्रिवेंशन या मेजरमेंट लेने चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये पावर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देता है टू सेट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। किसके अंदर, तो यहाँ पर एक एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। अब ये एक्ट कब आया, कब पास हुआ, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। स्टैटिक क्वेश्चन विथ करेंट अफेयर्स हो गया ये आपका, तो आप हमें आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। समझ में आया, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है TOT मॉडल, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। न्यूज़ में क्यों है पहले वो हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करती हूँ। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज़ NHAI, रिसेंटली इन्होंने 2 हाईवे को मोनेटाइज किया है अंडर द TOT मॉडल विथ ₹6,584 करोड़ रुपीज़। क्लियर है। अब ये क्या मामला है, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिएगा, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई हाईवे तैयार किया, नेशनल हाईवे तैयार किया, तो इनिशियल 2 इयर्स तक उसको पूरा मेंटेन करना, उसके ऑपरेशन को रेगुलेट करना, टोल कलेक्ट करना, वो गवर्नमेंट ने किया। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको अप्रोच करती है बिडिंग के लिए, और वो प्राइवेट इन्वेस्टर या पार्टनर्स होते हैं जो वो बिड करते हैं, और इन नेशनल हाईवेज़ को या जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको 30 सालों के लिए एक्वायर कर लेते हैं। तो उन 30 सालों में जो भी टोल होगा,
जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ऐसे मनमाने तरीके से नहीं। जो टोल को कलेक्ट करना हो गया, टोल को कलेक्ट करने के अलावा उसका जो मेंटेनेंस हो गया, रख रखाव हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्राइवेट सेक्टर की होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये कहलाता है आपका टीओटी मॉडल, और इसे 2016 में कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। तो पहला क्वेश्चन, टीओटी मॉडल किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा आपके NHAI, मतलब आपके जो रोड नेटवर्क्स है उससे रिलेटेड है। कब इसे अप्रूव किया? 2016 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसे अथोराइज किया गया, और यहाँ पे बोला गया कि हमारे जो हाईवेज है हम उनको मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है पब्लिक जो है ऑफर करती है, बिडिंग ऑफर करती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स जो है इनको 30 साल के लिए एक्वायर करते हैं, और एक लमसम अमाउंट जो है वो NHAI को मिल जाता है। तो NHAI को अब उस हाईवे का मेंटेनेंस नहीं करना है, NHAI को के पास उस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उस प्राइवेट कंपनी या इन्वेस्टर के द्वारा पहले ही एक बड़ा अमाउंट, लमसम अमाउंट मिल चुका है। अब मतलब NHAI अपने दूसरे हाईवे प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है। तो ये इसका बात है, क्योंकि टोल कलेक्ट करने में, जैसे कोई रोड बनाई है तो रोड में आपको टोल नाके दिखाई देते हैं ना। टोल नाके का काम क्या होता है? यही होता है कि उस रोड को बनाने में जितना खर्चा आया है उसको कलेक्ट किया जा सके। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसीजर है, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए एक रोड को कंस्ट्रक्ट होने में लग जाते हैं, एक हाईवे को तैयार होने में लग जाते हैं, और उस उतना पैसा वापस से टोल से कलेक्ट करने में भी 15, 20, 25, 30 साल लग जाते हैं, राइट। तो ऐसे में गवर्नमेंट इतना वेट तो करेगी नहीं कि यार इतना पैसा आएगा हम दूसरी जगह लगाएंगे, तो क्यों ना इनिशियल 2 इयर्स हमने यहाँ पे देखा, बाकी किसी प्राइवेट सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप टोल कलेक्ट करो और हमको लमसम अमाउंट पहले ही दे दो, बाकी टोल कलेक्ट करोगे तो आप अपने पॉकेट में रख लेना। तो वो लमसम अमाउंट जो मिल गया सरकार को, तो सरकार वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। तो कुछ इस तरीके से ये टीओटी मॉडल बेसिकली काम करता है। ओके है, तो टीओटी मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द हाईवे सेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे हॉक के बारे में, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है? तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम डिज़ाइन किसका है, मतलब ये सिस्टम किसका है? केरला का। लेकिन अभी हम जो न्यूज़ बात कर रहे हैं वो हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगी कहानी क्या है। द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके, दोनों ने मिलके हॉक सिस्टम को लॉन्च किया है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम। बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं फॉरेस्ट के, जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स, वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी कितनी है, कितना आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें किस तरीके से क्राइम हो रहा है, कितना इलीगल तरीके से जानवरों का शिकार हो रहा है, या फिर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो कितने, उनकी मोर्टेलिटी रेट कितनी है, मृत्यु दर क्या है, इनके लिए सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो क्यों ना इन सारे डिपार्टमेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जा सके। तो इसलिए एक क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया है, जिससे जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इलीगल तरीके से जो हो रहा है और वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये इन्फॉर्मेशन स्टेट के सारे जो फॉरेस्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनके साथ ये शेयर किया जाएगा, और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो है वो शेयर किया जाएगा अंडर द हॉक सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया और इंस्टॉल कर दिया है, कर्नाटका गवर्नमेंट या कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो सिस्टम है हॉक सिस्टम, इसको स्टार्ट किया था 2017 में, और इस सिस्टम को डेवलप किसने किया? स्टेट ऑफ केरला बाय द जॉइंट टीम ऑफ केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हॉक सिस्टम को 2017 में डेवलप किया गया था, और इसको ऑफिशियली 2019 में केरला गवर्नमेंट या केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लॉन्च किया गया था। अब फाइनली इसका कस्टमाइज्ड वर्जन जो है वो कर्नाटका के लिए दिया गया 2022 में, और इसको अभी 2023 में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये लास्ट न्यूज़ है और रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि इस न्यूज़ को मैंने पहले भी कवर किया है। आज हम कुछ और स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ इस न्यूज़ को वापस से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ कि 1 नवंबर था कल, तो 1 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रही है, जिनका नाम शेख हसीना जी है, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इन 3 प्रोजेक्ट के बारे में जिनको लॉन्च किया गया है। तो पहला प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर कल हमने MCQ भी देखा था, अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। आप इस मैप में देखेंगे ये अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा में, और ये अखूरा आपका बांग्लादेश में। ये आपका रेल लिंक प्रोजेक्ट है, जो कि 15 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोंगला पोर्ट कहाँ पर है? तो मोंगला पोर्ट आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। एंड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2,
तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, ये भी आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। तो इन तीनों प्रोजेक्ट को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। क्लियर, कनेक्टिविटी और एनर्जी सिक्योरिटी को बांग्लादेश की इम्प्रूव करने के लिए एक एक करके इन तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट है अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो कि 15 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है। 5 किलोमीटर इंडिया में है, 10 किलोमीटर बांग्लादेश में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए 392.52 करोड़ रुपीस यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को दिए थे। और एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रोजेक्ट है जो कि अगरतला कोलकाता बाय ढाका कनेक्ट करता है, जिससे ट्रेडिंग जो इंटरनल ट्रेड है वो बूस्ट हो सकेगा। नेक्स्ट है कुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसे लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर तैयार किया है। इंडिया का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो बांग्लादेश ने इस्तेमाल किया, मतलब पैसे इस्तेमाल किए हैं, और 2010 का ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसी का एक हिस्सा आप बताते हैं। कुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन जो है वो मोंगला पोर्ट ऑफ बांग्लादेश से कनेक्ट करता है ढाका देन कोलकाता को, जिससे हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो अगेन ये ट्रेडिंग के लिए है। लगभग 65 किलोमीटर का ये कनेक्टिव प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसका फेज 2 रिसेंटली लॉन्च किया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2017 में शुरू हुआ था। इसका पहला जो फेज है वो 2022 में लॉन्च किया था, सेकेंड फेज 2023 में लॉन्च कर दिया गया है, जिससे बांग्लादेश की यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2017 में, ये 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। 1320 मेगावाट की कैपेसिटी का है। इसको तैयार किसने किया है तो आप देखेंगे यहां पर बांग्लादेश की एक कंपनी है और एक इंडिया की कंपनी है। तो इंडिया की कंपनी है एनटीपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड ऑफ इंडिया, और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, इनके द्वारा 50% मतलब 50-50 के ज्वाइंट वेंचर से इस मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। डन है इतनी चीजें। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप परचम के एप्लीकेशन पे विजिट करके इसे ले सकते हैं। ठीक है, अंत में बात करते हैं हम एक शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर S-400 सिस्टम के बारे में बात की है। 2018-19 की बात है जब हमने रशिया के साथ एक डील साइन की थी जो कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की डील थी, और S-400 सिस्टम जो है वो रशिया हमको देगा। तो रिसेंटली 3 यूनिट हमको मिल चुकी हैं और हमने इसे डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान एंड चाइना की बॉर्डर पर, इसलिए न्यूज़ वापस में थी। ठीक है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है 2 नवंबर, मतलब आज के दिन केरला में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है जिसका नाम है परुमाला पेरुनल फेस्टिवल। तो परुमाला पेरुनल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है तो केरला में। डन। आइए बात करते हैं ऑपरेशन सेसा के बारे में, जिसको फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए है तो टिम्बर की इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए, लकड़ियों का जो अवैध व्यापार होता है उसको बेसिकली रोकने के लिए। सलीमुल हक रिसेंटली पास्ड अवे। इनका किस फील्ड से रिलेटेड है तो बांग्लादेश के थे और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आबुआ आवास योजना किसने लॉन्च की है तो झारखंड गवर्नमेंट की है ये। नेक्स्ट है AI सेफ्टी समिट कौन होस्ट कर रहा है, आंसर हो जाएगा यूके, ऑप्शन सी। SSAMU सेट प्रोजेक्ट किसका है तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, ऑप्शन बी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली FATF की ग्रे लिस्ट में किस कंट्री को ऐड किया गया है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।